हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे नाजीइज्म। लास्ट सेशन में हमने नाजीइज्म के इमर्जेंस के कोजेस किए थे एंड आज हम इस सेशन में जो नाजीइज्म है इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या हैं, नाजीइज्म की मेन आइडियोलॉजी क्या थी, जिसके ऊपर ही हम ये कहते हैं कि नाजीइज्म है, इसने होलोकास्ट किया है, जेनोसाइड किया है। तो जो हिटलर थे, हिटलर के जो रिजीम में नाजीइज्म स्प्रेड होता है, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट वन इज टोटलिटेरियन स्टेट, मीनिंग जे एक अथॉरिटेटिव स्टेट को बनाना चाहते थे। जे यही कहते थे कि जो स्टेट है हर जगह विख्यात है, एक ह्यूमन है, ह्यूमन की अपनी कोई लाइफ नहीं है, अपनी कोई लिबर्टी नहीं है, वो सिर्फ स्टेट के लिए ही बना है। जैसे फासिज्म में स्टेट सुप्रीम थी, लाइक दिस नाजीइज्म में भी स्टेट ही सुप्रीम है। पीपल एग्जिस्ट फॉर द स्टेट, अगर पीपल एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। अगर स्टेट ना हो तो पीपल है, पीपल एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इनकी लाइफ है इस धरती पर ही हेल हो जाएगी। इसीलिए लोग कुछ भी नहीं है, लोगों को अपना सबसे सुप्रीम किसको मानना चाहिए, स्टेट को ही मानना चाहिए। और नेशनलिज्म में जी कहते हैं लोगों को कोई भी सिविल लिबर्टीज नहीं देनी चाहिए। अगर लोगों को सिविल लिबर्टीज दी जाएंगी, फ्रीडम दी जाएगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच होगी, तो वो क्या करते हैं, स्टेट के अंगेंस्ट हो जाते हैं। तो इस टाइम हमारी स्टेट सुप्रीम नहीं बन पाएगी, इसलिए लोगों को लिबर्टी नहीं मिलनी चाहिए। और वो कहते हैं जो टोटलिटेरियन स्टेट है एक ही लीडर होगा और एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी। जो नाजीज्म है 1933 से 45 तक चलता है और इस टाइम पीरियड में सिर्फ नाजी पॉलिटिकल पार्टी बनती है और इसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। और इसमें सिर्फ हिटलर को ही अपना लीडर माना जाता है, इवन कि जो पार्टी का लीडर था उसको ही पूरे जर्मनी का लीडर भी माना जाने लगा। तो इस तरह से टोटलिटेरियन अथॉरिटेटिव रिजीम में बिलीव करते थे। देन नेशनलिज्म, तो जो हिटलर हैं, हिटलर ने जो सत्ता संभाली थी, जो पावर में आए थे, वो किसके नाम पर आए थे, नेशनलिज्म के नाम पर आए थे। देश में इन्होंने कहा नेशन ही सबसे सुप्रीम होता है, नेशन को महान बनाना, इसकी डिग्निटी को कामयाब करना ही हमारा पर्पस है। तो जैसे हम हर एक कंट्री में नेशनलिज्म की फीलिंग को देखते हैं, जो इटली था, इटली में फासिज्म था, इंडिया में नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ, तभी तो हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े थे। उसी तरह जर्मनी में भी जो नेशनलिज्म था इसको नाजीज्म ने बहुत प्रमोट किया था। इन्होंने कहा नेशन इज ऑल इन ऑल, नेशन ही सब कुछ है, नेशन के ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। और नेशन के लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया, वॉर। तो वो का मीनिंग क्या होता है, सुप्रीम। जो कोई रिलीजन है, रेस है, क्लास है, हर एक चीज से सुप्रीम कौन होता है, वो होता है नेशन। नेशन के बाद कोई भी सुप्रीम नहीं है, तो इससे पहले और बाद कुछ नहीं आएगा। तो हमारा सिर्फ एक ही फर्ज है, हमारी एक ही ड्यूटी है, नेशन के लिए काम करना। नेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी क्लास, रिलीजन। कोई भी क्लास हो, कोई भी रिलीजन हो, रिलीजन को आप मानो या ना मानो, लेकिन नेशन को मानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो नेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन कि हिटलर कहते हैं नेशन तो मोनार्की से, रिपब्लिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे मोनार्क गवर्नमेंट हो चाहे रिपब्लिक गवर्नमेंट हो, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नेशन ही होता है। तो हमको नेशन के लिए ही काम करने चाहिए। नंबर थर्ड, ऑल पावरफुल नाजी पार्टी। तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, वो कौन थी, नाजी पार्टी। उसके बिना जितनी भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो हिटलर है, हिटलर इसको इलीगल डिक्लेयर कर देता है। तो ओनली नाजी पार्टी वाज लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन जर्मनी ड्यूरिंग 1933 टू 45। इसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी लीगल नहीं थी। तो इसका जो एम्ब्लेम था, लीडर था, वो ही स्टेट का एम्ब्लेम और लीडर माना जाता है। नाजी पार्टी का स्वास्तिक है, स्वास्तिक का एम्ब्लेम था, वो ही पूरी कंट्री का एम्ब्लेम बना दिया गया। इस तरह नाजी पार्टी है, नाजी पार्टी पूरी जर्मनी पर रूल कर रही थी। जिनके वर्कर हैं, वर्कर को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी थी। तो वर्कर कोई भी डिसीजन लेते, कोई भी काम करते थे, तो वो क्या करते, सिर्फ अपनी पार्टी के लिए, अपने देश के लिए ही कर रहे थे। देन ऑटोक्रेटिक लीडर, जिसको जर्मनी में फ्यूहरर कहते हैं। तो ऑटोक्रेटिक, सभी की सभी पावर सिर्फ एक ही डिक्टेटर के पास होंगे। ऑटोक्रेट एक ही लीडर है और वो डिक्टेटर हैं।
तो हिटलर्स विल वाज द कंसीडर्ड एज लॉ। जो हिटलर की मर्जी होती थी, हिटलर की विल होती, जो हिटलर करना चाहता था वो ही लॉ माना जाता था। और सभी को यही कहा गया जो हिटलर कहता है वो करना ही पड़ेगा। सबको हिटलर के लॉ हैं, हिटलर की विल है, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर कोई नहीं करता था तो उसको असैसिनेट कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, क्योंकि ये माना गया जो हिटलर है वो ही देश के लिए सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। अगर जर्मनी है ग्रो करेगी, इसकी ग्लोरी को हम रिवाइव कर सकते हैं, वो हिटलर के थ्रू ही कर सकते हैं। तो हिटलर से महान नेता पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं हो सकता है। तो जो हिटलर था वो ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के डोमेस्टिक मैटर हैं और फॉरेन पॉलिसी है, इन सब पर भी कंट्रोल हिटलर का ही था। हिटलर पूरी कंट्री को अच्छे से मैनेज कर रहा था। तो इस तरह एक ऑटोक्रेटिक लीडर बना दिया गया। देन स्टेट ऑफ टेरर। टेरर में हम पहुंच गए। मैंने हर टाइम कोई ना कोई डर रहता था, हर टाइम यही डर था अगर हमने हिटलर की जो भी व्यूज हैं, हिटलर की विल है, लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया, अगर हमने अपनी मर्जी से कोई भी स्पीच दे दी या कुछ भी प्रेस मीडिया में छाप दिया तो हमको मार दिया जाएगा। तो स्टेट ऑफ टेरर बन चुकी थी, जिसमें एक टाइम नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स है वो हेल्ड की जाती है इन 1934 में। नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स, इसका मीनिंग क्या हो गया? जो भी हिटलर के अंगेज थे उनको मार दिया जाता था। मैसेकर ऑफ रिबेलियस लीडर्स ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के रिबेलियस लीडर थे, मीनिंग जो भी हिटलर के अगेंस्ट आवाज उठाता था उसको मार दिया जाता था। जब 1934 में प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, उसके बाद हिटलर है प्रेसिडेंट की पोस्ट को खत्म कर देते हैं और सभी पावर अपने हाथों में ले लेते हैं और कुछ पर्सन थे उनके अगेंस्ट हो दिए। तो उसके लिए उन्होंने नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स है इनको हेल्ड किया, जिसमें सभी को मार दिया गया था। एंड कोई भी ऑपोजिट पार्टी होती थी, वैसे तो ऑपोजिट पार्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो कुछ लीडर थे उनको भी मार दिया जाता था। तो इस तरह बैलेंस ऑफ टेरर है वो क्रिएट हो चुका था। तो हिटलर ने इसके लिए अपनी पैरामिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री ग्रुप है, इसको क्रिएट किया था। एक तरह से जो मिलिट्री आर्मी थी, जो स्पेशल आर्मी थी, इसमें सिलेक्टेड ऑफिसर ऑफ हिटलर होते थे जो हिटलर के इशारों पर ही काम करते थे, जिसका नाम था स्यूस स्टैफलन, जिसको एसएस भी कहा जाता है। तो जो हिटलर के सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे जो सिक्योरिटी हिटलर को भी देते थे और इसके लिए हिटलर के जितने भी काम हैं ये ही करते थे। तो हिटलर ने स्टेट ऑफ टेरर को क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट इज एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म का मीनिंग क्या होता है? रेसिज्म की बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म। अगर हम आज के टाइम में कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, आज के टाइम में भी रेसिज्म है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन उस टाइम जियो के अगेंस्ट, एक रेस के अगेंस्ट वो बहुत ज्यादा पागल हो चुका था, तो उनको मारना चाहता था, जिसको हम एंटीसेमिटिज्म कहते हैं। एंटीसेमिटिज्म होगी एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रेसिज्म। जो जियो के अगेंस्ट थी, Jews were revoked फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। उसने क्या किया? जब वो सत्ता में आता है, जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे उनको वापस बुला लिया और इसके बदले जो जर्मनी के लोग थे उनको जॉब दे दी। जो स्कूल में पढ़ते थे बच्चे उनको स्कूल से हटा दिया जाता है। पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर भी जियो को नहीं जाने दिया जाता। तो एक्सक्लूडेड फ्रॉम पब्लिक प्लेस, स्विमिंग पूल्स हैं, पार्क हैं, जिसमें जियो की एंट्री बंद कर दी गई थी। तो वो यही मानता था जो जियो हैं, जो 1930 का ग्रेट डिप्रेशन हुआ है, जो 1919 में वर्साइल ट्रीटी हुई थी, इसके लिए जियो ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हमारी जर्मनी को कोई डाउनवर्ड लेकर जा रहा है वो सिर्फ जियो ही लेकर जा रही है, इसलिए जियो का हमारी कंट्री में होना नहीं चाहिए। तो हिटलर जब भी स्पीच देता था वो अपनी स्पीच जियो के अगेंस्ट देता था और जो वो बातें करता था वहां के जर्मनी के कॉमन पर्सन है ना, वो लोग भी जियो के अगेंस्ट हो गए थे। तो इस तरह हिटलर ने अपनी कंट्री में अपने लोगों के बीच ही एक नफरत की लहर को फैला दिया था, जिसमें वो लोग भी जियो के अगेंस्ट हो गए थे। एंड इसके बाद कंसंट्रेशन कैंप फॉर ज्यूइश, तो जो जियो लोग थे उनको मारना चाहता था क्योंकि वो जियो के अगेंस्ट था। आम लोग भी जियो के अगेंस्ट हो गए, तो उनको इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को मारने के लिए क्या किया गया?
कंसंट्रेशन कैंप्स हैं वो फॉर्म किए गए। तो जो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते थे? बाय एसएस, जो हिटलर के सिक्योरिटी गार्ड थे, इनके द्वारा, जो बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी थे, जो लॉ से भी अबव माने जाते थे। तो जो भी करते थे इनको हमेशा ही लीगल कहा जाता था। तो कंसंट्रेशन कैंप जिसमें क्या किया जाता था? जीव को लेकर जाया जाता था, फिर वहां पर गैस छोड़ दी जाती थी जिससे जीव हैं उनकी डेथ हो जाती थी। इवन के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी मार दिया जाता था। तो मिलियंस ऑफ जीव हैं इनको मार दिया गया इन कंसंट्रेशन कैंप। तो उसने नाम कैसे दिया कि मैं जीव को मार नहीं रहा, इनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज रहा हूं ताकि जीव इंप्रूव हो सके। तो इसने एलिमिनेट कर दिया ऑल जीव्स एट द सेम टाइम इन द कंसंट्रेशन कैंप। तो कंसंट्रेशन कैंप के नाम पर उसने बहुत ज्यादा होलोकास्ट किया था। तो नाजी टेरर था अगेंस्ट जीव वो बहुत ज्यादा फैल चुका था। 33 से लेकर 45 तक सभी जीव को मारा जा रहा था। तो जो इन्होंने जीव को मारा है ये हमारे वर्ल्ड की मोस्ट टेरिफाइंग इंसिडेंट है। ऐसा इवेंट पूरी हिस्ट्री में कहीं भी नहीं हुआ जो हिटलर ने किया था। एंड उसके बाद प्योरिटी ऑफ आर्यन रेस। अब आर्य कहते हैं आर्य पीपल है वो सबसे सुप्रीम है, इनसे ज्यादा कोई भी सुप्रीम नहीं हो सकता है। तो जो जीव हैं अगर ये हमारे साथ मिल जाएंगे तो हमारे कल्चर का विनाश कर देंगे। इसीलिए वो आर्यन को व्हाइट रेस मानता था, सबसे सुपीरियर मानता था एंड कहता था ऑल अदर रेसेस वर क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल। आर्य को छोड़कर कोई और क्लास है और कोई रेस है वो क्या है? अनडिजायरेबल, इनको इस धरती पर होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी इसकी सोच थी। तो कहते हैं जर्मनी का जो एरिया है एंड फ्रांस का कुछ पार्ट है इसमें आर्यन का प्योर ब्लड है और इसके बाद कहीं भी आर्यन नहीं रहते हैं, इसीलिए अदर रेसिस हैं इनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो हिटलर चाहता था जो प्योर जर्मन है तो इनको सब में मिलाकर एक टेरिटरी को इंक्रीज करना चाहिए। तो वो टेरिटरी कौन सी इंक्रीज करना चाहता था? जिसमें जर्मन रहते हैं और जर्मन एक वाइट रेस होगी, जर्मन एक जर्मनी रेस के आर्यन रेस के लोग ही रहेंगे। एंड नेशन शुड कीप इट्स रेशियल रिकॉर्ड फ्लॉलेस एंड ग्लोरियस। और इसके लिए नेशन को क्या चाहिए? अपने देश में सिर्फ एक प्योर रेस होनी चाहिए, प्योर ब्लड होना चाहिए, जो आर्यन से प्योर ब्लड कहीं भी नहीं हो सकता। सो इंटरमिक्सिंग आर्यन एंड जीव इनकी कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिटलर ऐसा सोच रहा था। तो नेशन को भी ऐसा होना चाहिए फ्लोलेस रेशियल रिकॉर्ड, इसमें सिर्फ एक ही प्योर ब्लड होना चाहिए और जो महान हो जिसके ऊपर देश को गर्व हो ऐसा ही प्योर ब्लड होना चाहिए। तो अपनी रेस को वो सुप्रीम बता रहा था एंड वो डेमोक्रेसी को भी अपोज कर रहा था। कहते डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में एक पर्सन ही काम करता है, वो ही रूल करता है, सभी अथॉरिटी उसके पास होती है। डेमोक्रेसी पावर इज ग्रैब्ड बाय सम क्लेवर पीपल। तो वो अपने लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। उसी में डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो नेशन है नेशन महान नहीं बन पाता है, इसीलिए वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। वो कहते थे लोगों में इतनी कॉमन सेंस नहीं होती है कि वो खुद रूल कर सके। अगर डेमोक्रेसी आएगी जो नेशन को तबाह कर देगी और पीपल में कोई भी कॉमन सेंस नहीं होती है, इसीलिए वो डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट था। कहते डेमोक्रेसी की डिमांड क्यों कर रहे हैं? कहते हमारे आर्य लोग हैं वो डिमांड नहीं करे, जो इंटरमिंगलिंग हो गई है, जो इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड है, जीव एंड आर्य वो ही लोग हैं जो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं। एंड हम इन लोगों की जो डिमांड्स हैं इन लोगों को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिलीव हिटलर का था। नेक्स्ट इज ऑपोजिशन टू कम्युनिज्म। वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। वैसे तो उसकी पार्टी थी, उसको नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कहा जाता था, लेकिन उसने एक भी आइडियोलॉजी सोशलिस्ट की फॉलो नहीं की थी। वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट था। वो चाहता था कि जो दोनों लेबर क्लास है कैपिटलिस्ट क्लास है जे मुझको सपोर्ट करे। तो उन्होंने इन दोनों को यूज किया।
वो ये भी चाहता था कि जो पावर है मेरे हाथ में, और वो इसके लिए जो कैपिटलिस्ट हैं इनको अश्योर करता है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं इसको नेशनलाइज नहीं करेंगे, एंड जो लेबर है, लेबर को कहते हैं नेशनलिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, आपके वेलफेयर के लिए काम करेगी। इसलिए वो डबल गेम खेल रहा था, लेकिन वो कम्युनिज्म के भी अंगेज था, वो कम्युनिज्म को कभी फेवर नहीं कर रहा था। एंड लास्ट वन इज रिस्ट्रिक्टेड स्फीयर ऑफ वुमेन्स एक्टिविटीज। वो कहता था वुमन है, इनको पॉलिटिकल ग्राउंड पे, इकोनॉमिक ग्राउंड पर नहीं आना चाहिए। तो इनकी ड्यूटी क्या है? इनका एक ही ड्यूटी है, एक ही फर्ज है, टू बियर चिल्ड्रन, बच्चों को अच्छे से ब्रॉटअप करना, देश को ब्रेव सोल्जर्स हैं, गुड सिटीजन्स हैं, वो बनाना ही लेडीज की ड्यूटी है। इसके अलावा इनका कोई भी काम नहीं है। अगर वो अच्छे से घर पे रहेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और देश के लिए तैयार करेंगे, तब जाकर ही हमारा देश महान बन सकता है। इसीलिए इनको अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं दे डिडंट envisage any role for women in political and public sphere। इनमें इनका कोई भी रोल नहीं है, तो जो घर में ही रहनी चाहिए और बच्चों को अच्छे से परवरिश करानी चाहिए, तो जो इनका रोल हो गया। तो इस तरह जो नाजीज्म है, नाजीज्म की जो भी फीचर्स है बहुत ही टेरिफाइंग है, हॉरिबल है। जो ईस्ट है, जो ईस्ट के अंगेज था, आम लोगों के अंगेज था, डेमोक्रेसी के अंगेज था, सिविल लिबर्टीज के अंगेज था। इसीलिए नाजीज्म का नाम है आज के टाइम में काले अक्षरों में लिखा जाता है। इसको हम ये नहीं कहते नाजीज्म बहुत अच्छी बात है, हमको ये आइडियोलॉजी अपनानी चाहिए। ऑल दो जो नेशनलिज्म को फेवर करता है, नेशनलिज्म बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेशनलिज्म की इतना ज्यादा जुनून हो गया कि अपने देश के लोगों को ही मार देता है। तो इस तरह इसने कुछ गलत स्टेप्स भी उठाए थे, जिसलिए हम नाजीज्म को आज के टाइम में प्रेफर नहीं करते हैं। तो विद दिस हमारा नाजीज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे वो कौन कौन से मीन्स थे, वो कौन से ट्रिक्स थे जिससे हिटलर ने पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिक स्फीयर्स पर अपना कंट्रोल है वो कायम किया था। होप सो कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बुक, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।